हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस पार्क एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फर्स्ट टॉपिक हाउ डू मेजर, सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट्स, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, फोर्थ इज मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, फिफ्थ इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन, sixth is motion and rest of an object, and the last topic is types of motion। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। हाउ डू वी मेजर, हम किसी भी चीज को किस तरीके से मेजर करते हैं, उसको नापते हैं। आपने देखा होगा हम किस किस चीज को मेजर करते हैं। आप कोई क्लॉथ लेते हो, उसको मेजर करते हो कि जैसे शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है या कितना लगता है। डिस्टेंस मेजर करते हो, दिल्ली से दिल्ली टू कानपुर डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर। आप हाइट मेजर करते हो, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। इन सब चीजों को हम कैसे नापते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज आपके पास है, आपका जवाब होगा कि हम सर रूलर से नापते हैं। हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ लाइन नापनी होती है तो हम रूलर का यूज करते हैं। सेकंड, कपड़े अगर नापने होते हैं तो मेजरिंग टेप का यूज होता है। घर पे आपने कई बार अपने घर पे देखा भी होगा कि कपड़ा नापने के लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल होता है, या कभी आपके घर की कंस्ट्रक्शन हुई हो तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हैं जो मिस्त्री होते हैं वो एक मेटलिक टेप यूज करते हैं डिस्टेंसेस को, लेंथ को नापने के लिए। या कई बार देखा होगा आपने हैंड स्पैन, हाथों से नापते हैं। ये तो 1 अंगुल है, ये 1 बिलान है। ये क्या होता है? ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल यूनिट कह सकते हैं इसको, इनफॉर्मल यूनिट टू मेजर लेंथ। हाथों से नाप लेते थे, ये 1 अंगुल का है, बट ये काम नहीं कर पाए क्योंकि जैसे वाई कांट वी यूज हैंड स्पैन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट हम क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं हाथों के। एक छोटे बच्चे का 5 ईयर का जो हैंड स्पैन होगा वो छोटा होगा, और एक एडल्ट का, एक बड़े का हैंड स्पैन का साइज अलग होगा। सपोज करो एक बच्चा किसी डिस्टेंस को नापता है, वो कहता है कि ये 5 अंगुल की है, और उसको बड़ा नापता है, वो कहता है ये तो 3 की है। तो यहाँ पे क्लैशेस जनरेट होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक यूनिफॉर्म मेथड नहीं है मेजर करने का। इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बना पाए। हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो सभी के लिए, इट गिव्स सेम रिजल्ट फॉर एवरीवन। कोई भी हो उसके लिए सारा, कोई भी हो सबके लिए यूनिट सेम रहे, चाहे वो पर्सन इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, अमेरिका का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हैंड स्पेन साइजेस। किसी के हाथ कितना बड़ा है, किसी का हाथ कितना छोटा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सारी की सारी यूनिट सभी के लिए सेम होंगी। ऐसे यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की बहुत जरूरत थी, तो इसी से हमने डेफिनेशन बनाई है व्हाट इज अ यूनिट। एक यूनिट होती क्या है?
A unit is the standard used to express a measurement. एक स्टैंडर्ड टर्म है जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए. एवरी मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स. एक नंबर हाउ मच एंड यूनिट व्हाट स्टैंडर्ड. जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे 13 हैंड स्पैन, जिसमें दो टर्म है, एक ये 13 और दूसरे हैंड स्पैन. 13 हाउ मच, हैंड स्पैन उसकी स्टैंडर्ड है. जैसे आप कहते हो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका हाउ मच नंबर एंड दिस इज स्टैंडर्ड. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. देन स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, जिसको आप एसआई सिस्टम भी कहते हो, आज इसके बारे में पढ़ेंगे. इंडियाज एंशियंट मेजरमेंट विजडम, इंडिया में प्राचीन काल में किस तरीके की हम मेजरमेंट करते थे. इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट डेटिंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर. अंगुल, फिंगर विड्थ को अंगुल कहते थे. धनुष एंड योजना वर यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर, आर्टिफैक्ट्स एंड टाउन प्लानिंग. ये हम इनफॉर्मल यूनिट्स को यूज करते थे. स्केल रूलर्स हैव इवन बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन. जो स्केल का यूज है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है. द अंगुल इज स्टिल यूज बाय कारपेंटर्स एंड टेलर्स टुडे. आज भी ये कई जगह यूज होता है. Why were standard units needed? स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों आन पड़ी? As people began traveling between countries, different measurement system caused great confusion in trade and science. अब इंडिया का जो सिस्टम था, इंडिया के हिसाब से जो सिस्टम था मेजरमेंट का, वो अमेरिका में फॉलो नहीं होता. ग्लोबलाइजेशन के बाद से ट्रेड होने लगा एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो हर कंट्री में एक्सेप्टेबल. इसके लिए जो एक सिस्टम बनाया गया उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया, जिसको आज के टाइम पे ऐसा यूनिट्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर. इसमें देखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. ठीक है, 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. 1 मीटर 100 इक्वल पार्ट से डिवाइड होता है और हर एक पार्ट सेंटीमीटर कहलाता है. इसी तरीके से हर एक सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें से हर एक पार्ट मिलीमीटर कहलाता है. ज्यादा लंबी डिस्टेंसेस को, बड़ी डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर में नापते हैं, जिसमें 1 किलोमीटर 1000 पार्ट से डिवाइड होता है और हर एक पार्ट्स को मीटर कहते हैं. राइट. स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की मीटर होगी. एसआई यूनिट ऑफ मास. मास की एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम. एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड हो गई. ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम. कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर. 5 किलोमीटर में हमारे पास पता है, मीटर में कन्वर्ट करना है. 5 किलोमीटर से हमें किस में जाना है? मीटर में. अभी हमें नहीं पता तो यहां डैश डाल लेते हैं. 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होता है. 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर. तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? 5 किलोमीटर हैज 5 इंटू में 1000 मीटर. एक क्वेश्चन आपके लिए. कन्वर्ट
500 सेंटीमीटर इंटू मीटर, ये आप करके दिखाएंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की मिलीमीटर। सेंटीमीटर एवरीडे स्मॉल लेंथ यूज्ड फॉर लेंथ ऑफ अ पेंसिल, इरेजर, बुक। छोटी छोटी की चीजों की डिस्टेंस नापने के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट का यूज करते हैं। मीटर रूम साइज लेंथ के लिए, हाइट ऑफ अ पर्सन, लेंथ ऑफ अ स्क्रू राउंड, इसके लिए मीटर यूज करते हैं। किलोमीटर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस होती है जिनको आप नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज एंड रेलवे ट्रैक, वहां पे हम किलोमीटर यूज करते हैं। क्लियर? कन्वर्जन आपको पता पड़ गया होगा इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहां पे देख लो, जैसे मीटर को हम बेस मान लेते हैं, यहां पे K4 किलो, H4 हेक्टा, D4 डेका, M4 मीटर जो बेस मान हमने, फिर ये हो जाएगा डेसी, सेंटी एंड मिली मीटर। ठीक है, तो आप इसको आपको क्या करना है, कन्वर्जन में काम आएगा ये। सपोज करो हमने यहां पे 1000 मीटर मान लिया है, 1000 मीटर। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर में, तो आप सिंपल इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, लेफ्ट टू राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 एट ईच स्टेप, ईच स्टेप। अगर मान लो यहां से आप यहां जा रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो। जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट, देन आप डिवाइडेड बाय 10 करोगे एट ईच स्टेप, हर स्टेप पे। जैसे यहां से इधर जाओगे डिवाइडेड बाय 10, यहां से यहां जाओगे डिवाइडेड बाय 10, एंड देन यहां से यहां जाओगे तो डिवाइडेड बाय 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को जाना है 1000 मीटर है मेरे पास, 1000 मीटर से मुझे बताना है कि इसमें कितने किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे। तो मुझे जाना है एक स्टेप, दूसरा स्टेप एंड ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप है। तो 3 स्टेप में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं यहां से इधर, राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स मैं डिवाइड करूंगा बेस यूनिट को जितना मेरे पास है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर? तो मेरे पास ये सारा कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहां पूछा जाए कि मान लो मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 स्टेप में।
वन नहीं, दो स्टेप, 1 और 2 दो स्टेप। तो यहां पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, दो स्टेप थे तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 लाख सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को हम किस तरीके से नाप सकते हैं। पहला, चूज द राइट टूल। आपको कौन सा टूल यूज करना है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या मेजर करना है। अगर आपको छोटी लेंथ मेजर करनी है तो आप 15 सेंटीमीटर का लेंथ यूज कर सकते हो, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो। पेंसिल, रेजर, मीटर स्केल यूज कर सकते हो, जो आपका मिस्त्री के पास होता है या टेलर के पास बड़े बड़े होते हैं स्केल, लकड़ी के आपने देखे होंगे, उनको मीटर स्केल कहते हैं, वो यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टेप यूज कर सकते हैं कर्व सरफेस लाइक योर चेस्ट और ट्री ट्रंक को नापने के लिए। जैसे टेलर आपकी, जब कपड़े सिलने के लिए आप जाते हो, सिलवाने के लिए जाते हो टेलर के पास में, तो वो आपकी बॉडी का मेजरमेंट करता है। आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, आपकी बॉडी क्या है, कर्व्ड है, ऊपर नीचे है, ठीक है, पूरी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। दैट्स वाई वो क्या करता है, कर्व जो फ्लेक्सिबल टेप होता है वो यूज करता है, जिससे सही मेजरमेंट आए। जैसे कोई मान लो इस सरफेस को आपको मेजर करना हो, इस सरफेस में आप स्केल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस सरफेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, आप एक थ्रेड ले सकते हो, थ्रेड इसके जिस लेंथ पे गया उसको थ्रेड को आप कर सकते हो, और फिर उस थ्रेड को आप स्ट्रेट करके स्केल से नाप सकते हो। एक ये तरीका हो गया कर्व सरफेस को मेजर करने का। सेकेंड है प्लेस द स्केल करेक्टली। स्केल जो है आपको सही से यूज करना है, आपको बिल्कुल उसके ऊपर पैरेलल रखना होगा स्केल, जो भी आपको चीज मेजर करनी है, और आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आई शुड बी परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ द स्केल जो आपको मेजर करना है। इस तरीके से, किस तरीके से मेजर करना है वो मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है, इसको आप सेम इस तरीके से मेजर करना है। थर्ड, आई पोजीशन मैटर्स, अवॉइड पैरालैक्स। आप यहां पे स्केल रख के उसको आपको यहीं से मेजर करना है, यहां से मेजर नहीं कर सकते, ना ही आप यहां से उसको देखोगे, जिससे आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी। ब्रोकन और अनक्लियर जीरो, स्टार्ट फ्रॉम एनी क्लियर मार्किंग। क्लियर मार्किंग से स्टार्ट करना है, से 1 सेंटीमीटर, रीड द अदर एंड से 10.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। जब आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो आपके पास क्लियर नहीं था, इसलिए आपने 1 से स्टार्ट किया, तो आप 10.4 से 1 को मार्क कर दोगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी 9.4 सेंटीमीटर। प्रो टिप, ऑलवेज राइट द यूनिट। कभी भी बिना यूनिट के चीजें नहीं लिखनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि केले लेके आओ, आप गए दुकान पे केले लेने, आप क्या बोलोगे उसको, जी केले दे दो, तो क्या दुकानदार आपको केले दे देगा? नहीं, वो पूछेगा कितना। दैट मीन्स आपको हमेशा यूनिट यूज करनी है। जब आप उससे बोलोगे कि मेरे को 2 दर्जन केले दे दो, तब वो आपको 24 पीसेस दे देगा। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर यूनिट टू राइट। कर्व लाइन नापने का, मेजरिंग अ कर्व लाइन थ्रेड मेथड। इस तरीके से आप थ्रेड से इसको नाप सकते हो। ले या थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन, कर्व लाइन है उसके ऊपर आपको क्या करना है, थ्रेड डाल देना है। मार्क बोथ एंड्स ऑफ द थ्रेड, थ्रेड के दोनों एंड्स को मार्क कर देना, स्ट्रेट कर देना है थ्रेड को, और इसकी लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर लें। आप फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप वर्क्स द सेम वे लाइक अ टेलर्स टेप। फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो आप घर पे भी यूज करते हो और टेलर भी यूज करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइबिंग पोजीशन। पोजीशन किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? जैसे मेरा घर है, अब मेरा घर
और आपका घर, दोनों किसी ना किसी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसी एक को तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा कि सर के घर से मेरा घर 1 किलोमीटर है, या आपके घर से मेरा घर 1 किलोमीटर है। किसी एक चीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सपोज करो मैं ताजमहल को डिस्क्राइब करता हूं, ताजमहल से मेरा घर 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज आवर रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? व्हेन वी से समथिंग इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट। हमने यहां पे दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट माना। A reference point is a fixed object or location from which distances are measured. Without a common reference point, everyone's description of a distance will be different. Done? ठीक। रेफरेंस पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक। आपने कई बार हाईवेज पे, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे, आपने माइलस्टोन देखे होंगे। कुछ इस तरीके के होते हैं माइलस्टोन, जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस मेंशन होती है। सपोज को इसमें लिखा है 20 किलोमीटर। थोड़ी दूर और आप आगे चलोगे तो हो सकता है वो एक और माइलस्टोन मिले जिसमें डिस्टेंस लिखा हो 10 किलोमीटर। दैट मीन्स आप टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन मूव कर रहे हो, क्योंकि आपकी डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। पद्मास बस जर्नी टू दिल्ली। Padma saw kilometer stones reading Delhi 70 kilometer. Then later Delhi 60 kilometer. The numbers were decreasing, so she was getting closer to Delhi. Delhi is the reference point as Padma's position changed with time. It means she was in motion. यहां पे मोशन क्या है? जब भी आपकी डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कोई भी चीज नापने के लिए, मोशन देखने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। सपोज करो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस मूव कर रही है, तो बाहर कोई, मान लो सपोज करो कोई शॉपकीपर होगा या कोई पेडेस्ट्रियन पैदल चल रहा होगा, वो जब उस बस को चलते हुए देखेगा तो वो कहेगा कि आप मूव कर रहे हैं, आप मोशन में हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपका? तो सामने वाला बंदा हो गया, रिलेटिव हो गया वहां पे। अब वो वहां पे क्या है, अगर आप अपने आप को बस के अंदर दूसरी सवारियों से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सारे के सारे रेस्ट पे हो। तो यहां पे देखो, एक रेफरेंस पॉइंट होने से पूरा का पूरा ही एक सिनारियो चेंज हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट किसको कहते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करता। सपोज करो आप घर पे लैपटॉप बेड के ऊपर रख के आए थे, स्कूल चले गए, और आप जब स्कूल से घर आए 6 घंटे बाद, तब आपने देखा कि आपका लैपटॉप अभी भी बेड के ऊपर है। दैट मीन्स आपका जो लैपटॉप है वो रेस्ट पोजीशन पे था, कि ड्यूरिंग द 6 आवर जो आपने 6 घंटे स्कूल में बिताए, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, आर दे मूविंग और एट रेस्ट? पैसेंजर एक मूविंग बस में बैठे हुए हैं तो वो सारे के सारे रेस्ट पे होंगे। एट रेस्ट इफ द रेफरेंस पॉइंट इज द बस इटसेल्फ। अगर हम बस को ही देख रहे हैं, अगर बाहर से कोई इंसान उसको देख रहा है या आउटसाइड द बिल्डिंग कोई देख रहा है तो आंसर डिफरेंट होगा, उसके लिए आप मोशन पे होंगे। तो जब बात मोशन की चली है तो हम टाइप्स ऑफ मोशन भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन यहां पे आपके मेजरली हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन, एंड द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। इनको एक एक करके समझते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर से आप समझ लीजिए लाइन,
लाइन स्ट्रेट है, आप इस तरीके समझेंगे। ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, सपोज कोई कार है मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे, तो स्ट्रेट मोशन है। ऊपर पेड़ से कोई चीज नीचे गिरती है जमीन पे, तो स्ट्रेट मोशन है। आप किसी बॉक्स को पुश करते हो तो वो भी एक स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन। क्लियर? सेकेंड हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है जो ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब ये से सपोज करो ये कोई पर्सन है, इसने अपने हाथ से क्या हुआ, रस्सी बांधी हुई, ये अपने आसपास चारों तरफ क्या कर रहा है, पत्थर बांध के रस्सी में घुमा रहा है या बॉल बांध के घुमा रहा है। आप देखेंगे ये एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा मोशन है, दिस मोशन इज सर्कुलर। जैसे मैरी गो राउंड देखा होगा आपने, वर्लिंग इरेजर, रोटेटिंग फैन, अर्थ अराउंड सन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन के। ठीक है। लास्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक ही पोजीशन पे वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं। जैसे सपोज करो पेंडुलम, पेंडुलम आप देखते हो एक ये मीन पोजीशन होगी, इसके बाद वो धीरे धीरे इस तरफ मूव करता है या इस तरफ मूव करता है। इसको कहते हैं, इसका पोजीशन पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। तो ये मोशन कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। स्विंग हो गया, गिटार स्ट्रिंग हो गई, जब उनको प्ले करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करती हैं। पेंडुलम हो गया, एंड मेटल स्ट्रिप में जब भी वाइब्रेटरी मोशन होता है वो भी आप एग्जाम्पल मान सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। डन। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, तीन हमने पढ़े अभी। लीनियर मोशन, सेकेंड सर्कुलेटरी मोशन, एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पे बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। पीरियोडिक होता क्या है, दे रिपीट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे मैरी गो राउंड एक पोजीशन से दोबारा घूम के वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये मीन पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। आपका पेंडुलम है, ये भी ये मीन पोजीशन है, पहले यहां मूव करेगा फिर थोड़ी देर बाद यहां मूव करेगा, लेकिन बार बार वो इस पोजीशन पे आएगा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई मोशन अपनी पोजीशन पे दोबारा आएगा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, दोस टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्लियर? ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको और अच्छे से समझा पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।